नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। संविधान के अगले टॉपिक के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा जिससे हमें आपके सुझाव मिल सके। तो संविधान की अगली कक्षा हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जहां पर हमने विराम दिया था उस टॉपिक के बाद की चीजों को लेकर के आगे व्यवस्थित रूप से आगे की चीजों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान की अगली कड़ी। आपका अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात करें तो कुछ सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो समितियों से संबंधित हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की अगर बात किया जाए तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो आप सभी यह भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सामान्यतया लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सामान्य रूप से एक प्रचलन में बात है कि लोकलेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है पीएसी, उसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति की अगर रिपोर्ट की बात किया जाए तो वह अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है लोक लेखा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो वन संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकने वाले सदस्यों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से। साथ में प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो नरगिस दत्ता थी। राज्यसभा के 2/3 सदस्य कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के सदस्य। याद रखिएगा ये 1/3 सदस्य है, 2/3 नहीं है। याद रखिएगा 1/3 होता है। 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर की समाप्ति पर पद से सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अपने पद से पदमुक्त होते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका संसद। संसद पर एक नजर डालते हैं। अनुच्छेद 79 से लेकर कोई 122 तक जो प्रावधान किए गए हैं वो संसद से संबंधित प्रावधान है। जो संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा नाम से 2 सदन होंगे। यानी आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसे इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है वर्तमान में। पहले 552 थी। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को अब हटा दिया गया है तो 550 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, जिसमें से 530 राज्यों से तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य आ सकते हैं। अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। यानी लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष
और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। आर्टिकल 93 इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों में से ही यह चुनाव होता है, मैंने आपको बताया ही। अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। साथ ही बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को कभी भी उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है, यह भी आप सभी ध्यान रखेंगे। सीटों के आवंटन की अगर बात किया जाए तो सीटों में जो आवंटन चल रहा है वह वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटन चल रहा है। साथ ही यह ध्यान रखेंगे कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण किया गया कि 2026 तक यह सीटें यथावत रहेंगी। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, जो 1971 के आधार पर आवंटन किया गया है। राज्यसभा पर एक नजर डालते हैं तो राज्यसभा की जब बात किया जाए तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए राज्यसभा पर अन्य लोकसभा के कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह शपथ दिलाता है। कार्य इसका क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का, मैंने बताया कि आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। अनुच्छेद 103 सॉरी 100 के 3 में क्या कहा गया है कि लोकसभा का कोरम गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगी। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952 को। साथ ही याद रखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष रही। सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां से लोकसभा के 80 सांसद आते हैं, यानी 80 सदस्य आते हैं। लोकसभा के अधिवेशन अवधि पर एक चर्चा करते हैं, नजर डालते हैं। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक लोकसभा की अवधि होती है। राष्ट्रपति को समय से पहले विघटित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है कि समय से पहले उसका विघटन किया जा सकता है, लेकिन विघटन के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह होनी चाहिए। आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक आपके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सदस्यों की योग्यता के लिए भारत का नागरिक और 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। तो ये लोकसभा पर संबंधित महत्वपूर्ण बातें रहीं। राज्यसभा पर नजर डालते हैं तो राज्यसभा का जो प्रावधान किया गया मैंने आपको बताया, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य तथा 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों द्वारा कुल 250 सदस्य राज्यसभा में आते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रक्रिया द्वारा इसका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 12 सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साथ ही याद रखना है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उस उपराष्ट्रपति को जो वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही प्राप्त होती हैं। उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को सौंपता है और उपसभापति बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अन्य प्रमुख तथ्यों पर नजर डालते हैं दोस्तों।
तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को मिला हुआ है कि राज्यसभा अपने बहुमत और वोटिंग करने वाले 2/3 सदस्यों के माध्यम से यह सृजन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 252 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अनुरोध किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। धन विधेयक को पूरा स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित कौन करता है? तो अनुच्छेद 105 के तहत संसद निर्धारित करता है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लगातार 60 दिनों तक अगर वह अनुपस्थित रहे तो उसके संसद की सदस्यता समाप्त मान ली जाती है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या है? कि भारत की संचित निधि से जो धन निकालना पड़ता है, सरकार निकालने के लिए विधेयक पारित करती है, उसी को हम विनियोग विधेयक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, अगला टॉपिक है आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो प्रावधान है संविधान में, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक प्रावधान किया गया है। 26 जनवरी 1950 को आपके सर्वोच्च न्यायालय के गठन की तिथि है। न्यायाधीशों की कुल संख्या की बात किया जाए तो शुरुआत में 1+7 एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी 8 संख्या थी। वर्तमान में 34 संख्या है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, 1+33 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। उद्घाटन की तिथि की अगर बात करें तो 28 जनवरी 1950 को आपके सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं, कुछ अन्य चीजों पर। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब लागू हुआ? तो 1 जून 1955 को लागू हुआ। 55 से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे 30 जनवरी 1990 से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता पर एक नजर डालते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए। याद रखिएगा, भारत में आप किसी भी लेवल पर जुड़ना चाहते हैं भारत सरकार के किसी भी मुद्दे पर संवैधानिक रूप से, तो भारत की नागरिकता का होना आवश्यक है। दूसरी बात, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए कि अगर आप हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर लगभग 10 वर्ष तक आप कंटिन्यूअस अधिवक्ता के रूप में कार्य किए हों, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। क्या राष्ट्रपति की राय में कानून का बेहतर ज्ञाता है यानी ज्यूरिस्ट है, विधिवेत्ता है, तो आपको राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है कोलेजियम की सिफारिश पर। याद रखेंगे कि सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है राष्ट्रपति द्वारा,
और उनको उनके पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर बात किया जाए, सेवानिवृत्त होने की जो आयु है वो 65 वर्ष की है, जबकि हाई कोर्ट में आगे देखेंगे हम 62 वर्ष की है। पद त्याग की बात करें तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद किसी भी समय वह त्याग सकता है। एक नजर डालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल्स पर। तो अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन का प्रावधान होगा। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित है। 126 इंपॉर्टेंट है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है, उसकी नियुक्ति से संबंधित है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 127 एडहॉक जस्टिस या तदर्थ न्यायाधीश से संबंधित है। 128 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 129 इंपॉर्टेंट है आपका, अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करता है, यानी इसे अवमानना पर दंड देने का प्रावधान है। साथ में लोअर कोर्ट्स के लिए पूरी तरीके से कानून का काम करेगा जो इसके निर्णय होंगे। अनुच्छेद 131 कहता है उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा। 132 से 36 की बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार की बात किया जाता है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगे। 142 कहता है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में प्रावधान। 143 इंपॉर्टेंट है, इसे भी नहीं भूलना है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति आदि से संबंधित है, अनुच्छेद 143 143। तो ये रहे आपके संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का हटाने की प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। तो आधार होना चाहिए कि कदाचार या समर्थता के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। 124 के 4 में और 124 के 5 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रक्रिया क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की संस्तुति मिल जाती है तो सर्वोच्च या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपना पद त्यागना पड़ता है, और इसे हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं। यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसके जैसी, पूरी तरह तो वह ढांचा नहीं है लेकिन लगभग वैसा ढांचा है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया का ही कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि का शासन, यानी आपके कानून की सत्ता। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है, ये ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता निर्धारण के बाद। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कौन शामिल होते हैं, तो याद रखेंगे 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं इस कोलेजियम में। और कोलेजियम की इसीलिए जो संख्या होती है वह 5 होती है। कोलेजियम में जजों की संख्या कितनी होती है, तो 5 जज मौजूद होते हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, यह भी ध्यान रखेंगे आप सभी। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ कौन सी थी, तो केशवानंद भारती की पीठ थी जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे।
ये आप ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला पॉइंट है वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, तो अनुच्छेद 142 है जिसके अंतर्गत सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 143 के तहत, अभी ऊपर चर्चा भी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को कब अपनाया, तो 1993 में यह व्यवस्था अपनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को, किसको, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की भाषा क्या होगी, तो कार्यवाहियों की भाषा को अंग्रेजी माना गया है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ तथ्य रहे। अब बात कर लेते हैं पीआईएल की। पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे नाम जानते हैं। इसके जनक देश के रूप में अगर बात किया जाए तो यूएसए इसका जनक देश है। साथ ही भारत में इसके जनक की अगर बात किया जाए तो भारत में इसके जनक के रूप में आपके पीएन भगवती जी को जाना जाता है। किसे, पीएन भगवती को, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में शुरुआत की अगर बात करें तो 1979 में इसकी शुरुआत हुई है पीआईएल की, तो ये बातें भी ध्यान रखेंगे। अन्य विविध बातों पर बात करें तो वर्तमान में आपको पता है कि हमारे यहाँ शक्तियों के विभाजन में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या 98 है, मूल रूप से इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, 59 विषय हैं। शुरुआत में मूल रूप से इसमें 66 यानी 66 विषय थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। याद रखिएगा, यहां से लेकर के आपके विषयों को, राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में बढ़ाया गया है, देखिए आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य जो विषय कोई बचता है वो अवशिष्ट शक्तियों में आता है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अन्य विविध तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। अनुच्छेद 371 की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 का पर नजर डालें तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। 371 खा असम राज्य के बाद से संबंधित है विशेष प्रावधान से। 371 गा मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो 371 हो गया महाराष्ट्र गुजरात से, का हो गया नागालैंड, असम से खा, मणिपुर से गा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें विशेष प्रावधान है। हाईकोर्ट पर एक नजर डालते हैं। उच्च न्यायालय अगला टॉपिक है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थिति की अगर बात किया जाए तो राज्य में शीर्ष स्थिति पर आपका हाई कोर्ट है, केंद्र में तो सुप्रीम कोर्ट है ही ओवरऑल देश में। इसके प्रावधान की अगर बात किया जाए तो प्रावधान भाग 6 में दिए गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अध्याय 5 के तहत भी कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 214 से 231 तक जो प्रावधान है वो न्यायिक प्रशासन यानी हाईकोर्ट से संबंधित है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह कहा गया है अनुच्छेद में, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी, एक से अधिक राज्यों के लिए कुछ न्यायालय हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नजर डालें तो भाग 6 में इसका प्रावधान है। अध्याय 6 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक जो प्रावधान है वो आपके अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। हाईकोर्ट की अन्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं तो अभिलेख न्यायालय होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, आपके मुख्य न्यायाधीश और गवर्नर आदि की सलाह पर। साथ में पद धारण के लिए 62 वर्ष की आयु होना चाहिए इसमें, यानी 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। पद त्याग राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। पदच्युत की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के आदेश से, साथ ही सेम प्रक्रिया है जजों को हटाने की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की है। भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित
अगर प्रावधान की बात किया जाए तो अनुच्छेद 266 में है इसका प्रावधान भारत की संचित निधि का। ठीक है, 266 भारत की संचित निधि से संबंधित है, जबकि 267 आपके आकस्मिक निधि से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा। व्यय की प्रक्रिया के नियम है इसमें, संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते आपके भारत की संचित निधि से आते हैं। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय भारत की संचित निधि से आते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता संचित निधि पर भारित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता, पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन आदि सब भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यानी इस पर चर्चा नहीं की जाती है संसद में। राज्य कार्यपालिका की बात करें तो भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्थाएं ठीक केंद्र की तरह ही व्यवस्था कार्य करती है। फर्क क्या है, वहां प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, यहाँ मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद है। वहां राष्ट्रपति है तो यहाँ गवर्नर है। उसी आधार पर सारी व्यवस्थाएं रन करती हैं। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की शक्ति और अन्य चीजों पर एक नजर डालें तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का सर्वोच्च पद है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। पद धारण करने की बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा वो त्यागपत्र कर सकता है, त्याग दे सकता है। और योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, तो आप राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। विशेष रूप से राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। उपलब्धि भत्ते तथा पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करना। अंग राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। शक्ति राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने का पूरा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति से संबंधित बात किया जाए तो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करने का अधिकार है राज्यपाल के पास। राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य वर्तमान में नियुक्त करता था, लेकिन वर्तमान में निष्प्रभावी है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वह स्वीकृति देता है, स्वीकृति रोकता है। साथ ही विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित भी करने का अधिकार उसे प्राप्त है। पुनर्विचार हेतु वापस करना का भी अधिकार है, अगर यदि वो गैर धन विधेयक है तो। क्यों? क्योंकि जो धन विधेयक होता है वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर स्वीकृति की बात किया जाए तो स्वीकृति देगा। राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वो राज्य में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। न्यायिक शक्ति की बात किया जाए तो दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन करना, विराम या परिहार करने की शक्ति आपके राज्यपाल को प्राप्त है। दंडादेश का निलंबन भी कर सकता है, परिहार कर सकता है या लघुकरण की शक्ति उसे मिली हुई है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर एक नजर डालते हैं तो विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आदेश दे सकता है और किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार उसके पास है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार आपके राष्ट्रपति को राज्यपाल को मिला हुआ है। तो ये राज्यपाल की विवेकाधीन प्रमुख शक्तियां रही। तो इस प्रकार से यह संविधान की अगली कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहे। नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।